नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं कर्नाटक से, जहां बीजेपी सरकार के भीतर कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। सरकार में वरिष्ठ मंत्री के एस ईश्वरप्पा ने अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने राज्यपाल वजुभाई वाला और बीजेपी आलाकमान से शिकायत दर्ज कराई है। ईश्वरप्पा ने आरोप लगाया है कि येडियुरप्पा उनके विभाग के काम में दखल दे रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल से की गई लिखित शिकायत की कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्य बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह को भेज दी है। और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने इस मामले पर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री येडियुरप्पा पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री या तो तुरंत अपना इस्तीफा दें या अगर आरोप सही नहीं है तो मंत्री को बर्खास्त किया जाए। कर्नाटक की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव की। कल दूसरे चरण का मतदान है। असम में भी दूसरे चरण का मतदान होना है। इधर तीसरे चरण के लिए प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है। गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों ने ही आज असम में रैली की। दोनों के भाषणों में जमकर शब्दों के बाण चले। चिरांग में अमित शाह ने कांग्रेस के साथ साथ बदरुद्दीन अजमल पर खूब हमला बोला। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और अजमल की सरकार आ गई तो असम एक बार फिर घुसपैठियों का अड्डा बन जाएगा। उधर कामरूप में राहुल गांधी ने रोजगार का मसला उठाया। वो नागरिकता कानून पर भी बोले और सीए को असम के इतिहास और भाषा पर हमला बताया। बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में अजमल और कांग्रेस लड़ रही है। कल तो अजमल ने कहा कि सरकार की चाबी मेरे पास है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, जिसको चाहूंगा उसको मंत्री बनाऊंगा। अरे बदरुद्दीन, बहुत देर है, चाबी आपके हाथ में नहीं है, आसाम की जनता के हाथ में चाबी है। तुम क्या स्वप्न देखो? ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा, कान खोल कर सुन लो बदरुद्दीन, ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा हम नहीं बनने देंगे। आपको उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी और कांग्रेस चुप्पी साधे हुए। बीजेपी रोजगार देने की कोशिश नहीं करती, इन युवाओं की मदद करने की कोशिश नहीं करती, उल्टा असम पर आक्रमण करती है। सीएए असम पर आक्रमण है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये आपके इतिहास पे, आपकी हिस्ट्री पे, आपकी भाषा पर, आपके भाईचारे पर आक्रमण है। इसलिए हम इसको रोक रहे हैं। 2004 के इशरत जहां मुठभेड़ मामले में सीबीआई कोर्ट ने बाकी बचे 3 आरोपियों को भी बरी कर दिया है। इससे पहले इस मामले के 4 आरोपी बरी किए जा चुके हैं। यह मामला 15 जून 2004 का है, जब गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि उसने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए आए लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकियों को मार गिराया। इनमें इशरत जहां के अलावा 3 अन्य लोग भी शामिल थे। इस दावे पर सवाल उठे। इस मामले की जांच हुई, इसमें मुकदमा चला। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इसे फर्जी मुठभेड़ माना था। इस मामले में 7 बड़े पुलिस अफसरों पर मुकदमा भी चला, जिनमें डीजी वंजारा, जीएल सिंघल आदि शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे सब छूटते चले गए। इसके 4 आरोपी पहले ही छूट चुके थे, बाकी 3 आज छोड़ दिए गए। दिल्ली में पिछले 15 दिनों में कोरोना के करीब 18,000 मामले सामने आए हैं। इनमें आधे से ज्यादा लोग 18 से 40 साल के बीच के हैं। कोरोना की दूसरी लहर और बढ़ रहे मामलों के बीच अब युवा इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। क्या कोरोना को लेकर दिल्ली के युवा कहीं ज्यादा लापरवाह हो रहे हैं? आंकड़े ये इशारा करते हैं। 18 से 40 साल के बीच के लोग अब कोरोना की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। बीते 15 दिनों के आंकड़े के मुताबिक 18 से 40 साल के करीब 49% लोग कोरोना की चपेट में आए, जबकि 40 से 60 के बीच के 29% और 60 पार के 14%
कोरोना संक्रमित हुए। 18 साल से कम के बस 7% बच्चे इस सूची में हैं, जबकि पिछले साल 15 से 30 नवंबर के दौरान 18 से 40 की उम्र के 42% ही पॉजिटिव हो रहे थे। यंग लोग जो हैं दिल्ली में ज़्यादातर संक्रमित हो रहा है, यह आश्चर्यजनक बात है ही नहीं, क्योंकि मान लीजिए यंग हो या ओल्ड या और एल्डरली पीपल हो, जिन लोगों में संक्रमण फैलेगा वो वायरस तो फर्क नहीं करते हैं। आगे हम लोग ये भी सोचते थे कि चिल्ड्रन दे डोंट गेट इन्फेक्टेड, लेकिन अभी तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश से एक बहुत अच्छा शोध हुआ है और उसी से पाया गया कि चिल्ड्रन ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। वो उम्र इस वायरस से ज्यादा संक्रमित हो रही है जो काम से और काम पर बाहर निकल रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बात अगर मुंबई की करें तो वहां फिलहाल हर रोज 45,000 लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। बीएमसी अगले एक दिन में 1 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य बना रही है, लेकिन यहां की आधी आबादी जो झुग्गी बस्तियों में रहती है, वहां टीकाकरण क्यों आसान नहीं है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैंने खुद ने अब तक वैक्सीन नहीं लिया है, मेरा मंजस्व में हूँ। ये 45 साल के राजेश कोली हैं, धारावी कोलीवाड़ा में रहते हैं और व्यापार करते हैं। साफ कहते हैं जब तक भरोसा न बने कोविड का टीका नहीं लगवाएंगे। बस हमको ये समझाया जा रहा है वैक्सीन रेडी है, वैक्सीन ले लो, नाम दे दो, वैक्सीन ले लो। ऐसी तरह से नहीं होता है। एक क्लियर जस्टिफिकेशन होना चाहिए, क्लियर संदेश होना चाहिए जो हमको ये समझाए कि हमको वैक्सीन किस तरीके से लेना चाहिए और उसके बाद में क्या करना चाहिए। राजेश जैसे और भी यहाँ कई हैं। 55 साल के अब्दुल रशीद पेशे से ड्राइवर हैं। कहते हैं कोविड के टीके को लेकर हिचक अब तक सरकार दूर नहीं कर पाई है। जिस दिन लगेगा कि वैक्सीन सक्सेस है उस दिन सामने चल के ले लेंगे। अभी तक कोई रिपोर्ट अच्छी आई नहीं है वैक्सीन की, तो उसमें कई लोगों का इंतकाल हो जा रहा है, कई लोग किसी को साइड इफेक्ट हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है। धारावी में संक्रमण बढ़ता देख 22 मार्च से यहाँ अलग से 10 वैक्सीन बूथ शुरू हुए हैं, लेकिन 9 दिनों में 1110 लोगों को ही टीका लग सका है। दिक्कतें तो आ रही है कि लोगों को अभी तक समझ नहीं है वैक्सीनेशन का, कि उनको डर बैठा हुआ है मन में कि वैक्सीनेशन लेने के बाद हमारा कुछ गलत इफेक्ट नहीं हो जाए। तो वही हमारे प्रयास यही है कि उनको समझाए कि भाई वैक्सीनेशन से कोई तकलीफ आएगी नहीं, साइड इफेक्ट्स कम है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और वहाँ पे जो जिधर वैक्सीनेशन लेने जाए उधर डॉक्टर्स भी है तो वो भी उनको गाइड करते हैं, तो वो हिसाब से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चालू है। शहर की दूसरी बस्तियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बीएमसी के साथ एम ईस्ट वार्ड में वैक्सीन पर काम कर चुकी अपनालय संस्था बीएमसी के डोर टू डोर वैक्सीनेशन सुझाव को सही मानती है। डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन देना सबसे बड़ा इफेक्टिव कदम है। मुझे मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसर्न्स हैं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन अब तो डॉक्टर फ्रेटर्निटी में भी ये ओपिनियन बनने लगा है कि जो रिस्क है उसको वे करने की ज़रूरत है, उसकी तुलना करने की ज़रूरत है। कि अगर आप लोगों को एक जगह बुलाएंगे, हॉस्पिटल बुलाएंगे, क्योंकि आधा घंटा उन्हें रख करके देखना है कि उन इंजेक्शन के बाद, वैक्सीनेशन के बाद उनकी हालत कैसी है। इफ़ यू कंपेयर दैट विथ डोर टू डोर, घर घर जाकर वैक्सीन देना, सारे लोगों को वैक्सीन देना, और जिसको ज़रूरत होगी, तकलीफ होगी, वो वापस हॉस्पिटल आ सकता है। मुंबई की करीब 55% यानी आधी आबादी बस्तियों में बसती है। बीएमसी धारावी से शुरुआत कर बाकी बस्तियों में भी अलग से टीका केंद्र खोलना चाहती है। चाहत है डोर टू डोर वैक्सीनेशन की इजाजत मिले, लेकिन केंद्र को लगता है इसमें वैक्सीन के बाद की ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया को लेकर कुछ अड़चने हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कमर्शियल पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए 1 करोड़ रुपए से भी कम कीमत का एक हवाई जहाज तैयार किया गया है। इसे नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने तैयार किया है। अभी इस विमान को हरी झंडी भी नहीं मिली है, लेकिन देश विदेश से इसकी मांग भी आने लगी है। 35 विमानों के ऑर्डर अभी तक मिल भी चुके हैं। हंसा एनजी को इस मुकाम तक पहुंचने में तकरीबन 28 साल लगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 2 सीटर ये जहाज कॉमर्शियल पायलट्स को तो ट्रेनिंग देगा ही, साथ साथ फ्लाइंग क्लब्स और शौकिया जहाज उड़ाने वालों के लिए भी। कॉकपिट भी बहुत अच्छा किया है एंड देन कॉस्ट भी कम रखी है
एंड आपने देखा है कि हमें ऑलरेडी 30 नंबर की और आज आईजी ने बोला, ओगरा ने बोला कि और 5 नंबर की, तो 35 नंबर की ऑर्डर भी है। हंसा 3 का ये अपग्रेडेड वर्जन है। ग्लास कॉकपिट, रोटैक्स सपोर्ट इंजन और स्टीयरेबल नोज व्हील हंसा एनजी को बेहतर बनाता है, जो कि 6 घंटे लगातार हवा में रह सकता है 10,000 फीट तक की ऊंचाई पर 200 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार से। ये पूरा सेल्फ रिलायंट है। आप देखो, अगर कॉम्पोजिट टेक्नोलॉजी आज बाहर से लानी पड़ती है, ये एनएल की टेक्नोलॉजी है। पूरा इसका एवियनिक्स बाहर से लाना पड़ता था, या अभी एनएल की टेक्नोलॉजी है। और पूरा ये मैकेनिकल सिस्टम से एनएल की टेक्नोलॉजी है। खाली थोड़े से कंपोनेंट जो है वो बाहर के हैं, इंजन बाहर का है। एनएल इस साल के आखिर में इसका प्रोडक्शन शुरू करना चाहता है। बेसिक वेरिएंट 80 लाख रुपए का होगा, तो टॉप एंड 1 करोड़ रुपए का। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते उत्तराखंड सरकार ने 12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी कर दिया है। उत्तराखंड में कुंभ भी होने जा रहा है, जिसके चलते यहां आ रही सभी गाड़ियों को रोककर रिपोर्ट दिखाने के लिए कहा जा रहा है। जो लोग जांच करवाने से इनकार कर रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। उत्तराखंड की सभी सीमाओं पर कोरोना की जांच के लिए कैंप भी लगाए गए हैं।